हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बुराई। अरे क्या बताऊं तुम्हें बेटा, हमारी तो ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही है। बहुओं के ऊपर बोझ बनकर रह गए हैं। बहू अभी जब मर्जी आती है खाना देकर चली जाती हैं, वरना हमारे कमरे में कोई झांकने वाला भी नहीं। रेखा जी अपनी बेटी दीपा को यह सारी बातें बता रही थी। दीपा भी मिर्च मसाला लगाकर कही गई माँ की बातों को बड़े चटकारे लेकर सुन रही थी। दीपा: हाँ माँ, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। सास की सेवा करना सब संस्कारों की बात होती है। अब तुम्हारी तरह हर कोई अपनी बेटी को संस्कार तो सिखाता नहीं है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमने ससुराल में सबका ध्यान रखने के लिए नौकरी करना शुरू नहीं किया। मगर तुम्हारी बहू है कि कॉलेज भी पूरी तरह से पास नहीं है, मगर लोगों को दिखाने के लिए पार्लर खोले बैठी है, ताकि पार्लर में बैठे बैठे टाइम पास हो जाए और घर के काम करने की फुर्सत। हाँ बात तो है, हमने तो तुम्हें बचपन से ही घुट्टी में घोलकर संस्कार दिए थे, ताकि तुम्हारी सास को हमारी तरह परेशान ना होना पड़े। कहते हुए रेखा जी ने गहरी सांस ली। रेखा जी अपनी बेटी से बातें कर रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी बहू राशि बाहर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने मम्मी जी को ऐसा क्या परेशान कर दिया जो वह अपनी बेटी से मेरी बुराई कर रही हैं। घर का पूरा काम करने के बाद पार्लर जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद घर का पूरा काम मैं ही करती हूँ। कभी मम्मी जी सब्जी तक नहीं सुधार कर रखती। दोनों टाइम का खाना तक उनके कमरे में ले जाकर देती हूँ, उसके बावजूद भी वे परेशान हो रही हैं। दीपा घर का कितना काम करती है यह तो मुझे पता है। कल ही पार्लर में उसकी पड़ोसन आई थी, तारीफों के काफ़ी पुल बांधे थे उसने, कैसे उसकी सास सारा दिन घर पर काम करती हैं और वो अड़ोस पड़ोस में उनकी बुराई। वह तो घर की कमाई और खर्चा एक जन की कमाई से पूरा नहीं पड़ पाता, इसलिए मजबूरी है जो दोनों जगह मैनेज करना पड़ता है, वरना कौन इतनी भागदौड़ करता। शाम को जब उसका पति रोहित घर पर आया तो राशि को उदास देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हारे चांद से चेहरे पर ग्रहण क्यों लगा हुआ है। राशि: आपको तो मजाक सूझता है, आपको क्या पता मैं घर पर कितनी परेशान होती हूँ। ऊपर से मम्मी जी को लगता है कि मैं पार्लर टाइम पास करने के लिए जाती हूँ, मगर तुम्हें तो पता है कि मेरा पार्लर जाना हमारे घर खर्च के लिए कितना ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नहीं तो किसी ऑफिस में नौकरी कर लेती। राशि की बात सुनकर रोहित को भी बुरा लगा, मगर वो उसे समझाते हुए बोला, क्या तुम्हारी तकलीफ को मैं समझता नहीं हूँ। तुम भी ना माँ की बातों का बुरा मानती हो। वो बेचारी दिन भर घर में अकेली रहती हैं, इसलिए परेशान हो जाती है। और दीपा तो बचपन से ही ऐसी है, हर वक्त माँ की हाँ में हाँ मिलाती है। बचपन में इसी बात पर मेरी और उसकी लड़ाई होती थी। छोड़ो, छोटी बच्ची है वो भी, जब पूरी जिम्मेदारी आएगी तुम्हारी तकलीफ को समझ पाएगी। रोहित की बातें सुनकर राशि का गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ, मगर फिर भी उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि घर और बाहर के काम के बीच भी वह माँ जी का इतना ध्यान रखती है, तो इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। यदि ध्यान नहीं रखती तो क्या होता। राशि थक हार कर पार्लर से लौटी तो देखा घर पर दीपा आई हुई थी। लोकल में ससुराल होने पर हर महीने दीपा अपने मायके आ जाती थी। बुझे से मन से उसने दीपा का स्वागत किया और उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने किचन में चली गई। चाय लेकर माँ जी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उसके कानों में दीपा की आवाज़ आई, क्या माँ, कितनी कमज़ोर लग रही हो। भाभी ठीक तरह से तुम्हारा ध्यान नहीं रखती क्या। और तुम्हारे घुटने का दर्द तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। अब भाभी को तो फुर्सत नहीं है, कोई मालिश वाली रख लो, आराम मिल जाएगा। बेटी की सांत्वना पाकर रेखा जी और दर्द से करा उठी। क्या करूं बेटा, मुआ बुढ़ापा ही ऐसा है, पैरों के दर्द के कारण चला फिरा नहीं जाता, इसलिए खाना भी हजम नहीं होता। यह दर्द तो लगता है मेरी जान लेकर ही जाएगा। अम्मा उम्र है तो दर्द तकलीफ तो लगी रहेगी, मगर बेटे बहू को ध्यान तो रखना चाहिए। कहते हुए दीपा अपनी माँ के घुटनों की मालिश करने लगी। अरे तू रहने दे, बेटियां माँ के पैर नहीं छूती। तू मेरी सेवा करेगी तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहते हुए रेखा जी ने दीपा का हाथ अपने घुटनों पर से हटा दिया। राशि जो बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, कमरे के अंदर चाय नाश्ता लेकर पहुंच गई। उसे देखते ही दीपा तुनक कर बोली, क्या भाभी, आपसे माँ की सेवा नहीं हो पाती। पार्लर में तो लोगों के चेहरे की फेशियल करने के लिए आपके हाथ बड़ी जल्दी चलते हैं, जरा माँ के घुटनों की मालिश भी कर दिया करो, बेचारी को कितना दर्द है। छोटी ननद के मुंह से यह सारी बातें सुनकर राशि के सब्र का बांध टूट गया। दीपा तुम छोटी हो, ज़्यादा बड़ों की तरह बातें मत किया करो। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे और रोहित को अच्छी तरह से पता है हमें माँ जी की सेवा किस तरह करनी है।
रही घुटने की दर्द की बात तो माँ जी आप बताइए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? राशि की बातें सुनकर रेखा जी गर्दन नीचे कर चुप हो गईं, मगर राशि ने बोलना चालू रखा। दीपा, तुम्हें क्या लगता है हम लोग मम्मी जी का ध्यान नहीं रखते? रोजाना सुबह शाम गर्म तेल की मालिश मैं खुद करती हूँ। मम्मी जी का खाना पीना सब कुछ उनके कमरे में लाकर देती हूँ, मगर डॉक्टर ने कहा था कि यदि मम्मी जी चलना फिरना नहीं करेंगी तो उनके घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा। कितनी बार मम्मी जी को कहती हूँ कि आप घर के काम मत करिए, मगर धीरे धीरे वॉक जरूर किया कीजिए। मगर मम्मी जी को लगता है यदि वह वॉक करने लगेंगी तो मैं उनसे घर के काम ना करवाने लग जाऊं, इसलिए कमरे से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करती। जब तक मम्मी जी खुद अपने घुटने के दर्द को नज़रअंदाज कर उसमें मूवमेंट नहीं लाएंगी, उनकी दर्द तकलीफ ऐसे ही बरकरार रहेगी। और हाँ, तुम हमारे घर में इंटरफेयर करने की बजाय अपने घर को संवारने में ध्यान लगाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुना है आजकल तुम्हारी सासू माँ के भी पैरों में दर्द रहने लगा है। राशि की बातें सुनकर अब दीपा के पास भी कोई जवाब नहीं था। भाभी, आप सच कह रही हो, मैं ही आपको गलत समझ रही थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, मगर बुजुर्गों को भी चाहिए कि घर के काम काज में जितना बन पड़े बेटे बहू की मदद करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारी आज की कहानी का नाम है काम। रवीना जी, बहू अब तो तुम्हारे ब्याह को 6 वर्ष हो गए। अब तो एक नन्हा मुन्ना दे दो हमें, जो घर आंगन में घूमे और हमें दादा दादी बोले। बहुत मन होता है अपने पोते पोती को खिलाने का। रवीना जी चहकती हुई बोली। तन्वी, मम्मी जी आपसे कितनी बार कहा है, सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत किया कीजिए। आज मेरे ऑफिस में प्रोग्राम है, उसकी तैयारी की इतनी टेंशन है, और आपका ये रोज़ रोज़ का ड्रामा उपाने दीजिए संदीप को। अब इस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे हम, रोज़ रोज़ आपकी ये बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। एक फुल टाइम मेड रख लूँगी। रवीना जी बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये तुम्हारा निजी फैसला है, मैं अब से कुछ नहीं कहूँगी, बस ऐसे ही मन में आया तो कह दिया। तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। संदीप से कुछ मत कहना, बेचारा वो बहुत थक जाता है, उसे टेंशन मत दो मेरे कारण। मस्त रहो स्वस्थ रहो तुम लोग। तन्वी, क्या मम्मी जी आपके कहने का मतलब क्या है? एक आप ही ख्याल रखती हैं संदीप का, मैं बस उसे टेंशन देती हूँ। घर के काम तो ठीक से होते नहीं आपसे, दूसरों को सिखाती हैं, जब लौट कर आती हूँ ऑफिस से सारी किचन फैली होती है, बस उल्टा सीधा खाना बनाकर रख देती हैं। बच्चा हो गया तो उसकी देखभाल क्या आप करेंगी? बोलिए। रवीना जी, क्यों नहीं, 3 बच्चे मैंने ही पाले हैं बेटा, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बहन कम उम्र में विधवा हो गई, उसके दोनों बच्चे भी मैंने ही पाले, तो क्या पोता पोती नहीं पलेंगे मुझसे? मेरे हिसाब से तो मैं रसोई घर का सारा काम ठीक से करती हूँ, तुम्हें नहीं सही लगता? अब ये आधुनिक किचन की कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती तो उन्हें हाथ से ही कर लेती हूँ, तो थोड़ा फैलाव हो जाता है। मम्मी जी मुझसे बहस मत कीजिए, अब मैं जाऊँ या नहीं? सारे कपड़े मशीन में हैं, सुखा कर डाल दीजिएगा। बाकी तो आप जानती ही हैं क्या क्या काम करने हैं। रवीना जी ठीक है बेटा, तू जा, मैं सब कर लूँगी। पता नहीं सास बहू की बातें कब से दरवाजे के पीछे खड़े भूपति जी सुन रहे थे। रवीना जी उनसे आंखें चुराते हुए अपने कमरे में आ गईं। भूपति जी भी मुझे तानते हुए आंखों में रोश लिए रवीना जी के सामने आकर खड़े हो गए। रवीना जी बिस्तर सही करने का दिखावा करने लगीं। भूपति जी देखो मेरी तरफ, तुम तो कहती थी बहू मुझसे किसी काम को नहीं कहती, वो तो मैं ही अपने मन से कर देती हूँ। बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहने चाहिए, रोज पैर दर्द की दवाई खाती हो, बीपी बढ़ जाता है तुम्हारा, इतनी जल्दी काम करती हो कि बहू के आने से पहले सब काम हो जाएं। अब समझ आया मुझे, मेरी रवीना बहू से डरती है, मुझसे झूठ बोलती रही कि बहू तो बच्चा चाहती है, लेकिन बहू को भी बच्चा ना करने की मैंने ही हिदायत दी है। जल्दी बच्चा हो जाएगा तो बेचारी मेरी तरह घर में फंस जाएगी और जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे कुछ ना पता चले, इसलिए तुम मुझसे हर बात छुपाती रही। मैंने कितनी बार कहा चलो कहीं घुमा लाता हूँ तुम्हें, उस पर तुम्हारा एक और झूठ, मैं चली जाऊँगी तो मेरी बहू बेचारी कैसे संभालेगी सब, मेरे बिना तो एक पल उसे अच्छा नहीं लगता घर में। आते ही मुझे ढूंढती है, मम्मी जी कहाँ हैं? क्यों ढूंढती है? आज समझ गया मैं अच्छी तरह से कि तुम्हें वो फटकार लगा सके कि तुमने क्या क्या काम गलत किया और क्या काम रह गया। बोलती क्यों नहीं कुछ, सही बोल रहा हूँ ना? रवीना जी खुद को रोक ना पाई और उनके आंसू उनकी आंखों से होते हुए कब भूपति जी के हाथों में आ टपके। पता ही नहीं चला संदीप के पापा, मैं बस रिश्ते बिगड़ते नहीं देखना चाहती थी। हर घर में लड़ाई झगड़ा देखकर मैं हमेशा सोचती थी अपने घर में ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगी, पर मैं हार गई। सालों से बहू को समझा लिया, झुककर देख लिया। आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते, क्या बोलना है किससे बोलना है कुछ नहीं समझते।
मैं बस अपने संदीप के लिए इतना सहती रही कि शाम को थका हारा आता है तो उसके सर पर हाथ फेर कर कलेजे को ठंडक मिल जाती है। अगर मैं बहू की तरह झगड़ने बैठ जाती तो कब का मेरा संदीप मुझसे दूर हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाती। कितनी मिन्नतों से 2 बेटियों के बाद संदीप आया था हमारे घर में। आप तो जानते ही हो, मेरी जान है वो। आपको तो इसलिए नहीं बताया कि आप भी मुझे यहाँ नहीं रहने देते। जानती हूँ आपके स्वभाव को। भूपति जी ने रवीना जी को सीने से लगा लिया। अब कुछ मत बोल तू। बहुत अपमान और दुख सह लिए तूने, पर अब नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अगली सुबह तन्वी मम्मी जी को पूरे घर में चिल्ला रही थी। रवीना जी कांजीवरम की नीले रंग की करीने से साड़ी पहनी हुई थी, बड़ा सा जूड़ा जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए थे, बड़ी सी नीली बिंदी, कुल मिलाकर कयामत ढा रही थी आज रवीना जी। तन्वी, मम्मी जी, इस उम्र में आपको क्या हो गया है? इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? ना ही कोई घर का काम किया, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, जल्दी से नाश्ता बना दीजिए। नाश्ता खाना घर के सारे काम आज से तुम करो या नौकरानी पर करवाओ, मुझे मतलब नहीं, पर रवीना आज से कोई काम नहीं करेंगी। पीछे से भूपति जी दहाड़ती हुई आवाज़ में बोले। तन्वी झेप गई। और हाँ, मैं और रवीना 1 महीने के लिए टूर पर जा रही हैं। आने के बाद खबरदार, रवीना पर ऑर्डर चलाया तो, उसका अपमान किया तो, नहीं तो अपने लिए नए घर का इंतजाम कर लेना। ये घर भले ही तुम लोगों से पूछकर आज की सुविधा के अनुसार बनवाया गया है, पर इस घर पर नाम मेरा और रवीना का ही रहेगा। पीछे से संदीप भी चहकता हुआ आया और भूपति जी और रवीना जी के पैर छुए, माफ़ी मांगी। माँ पापा माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता इस घर में क्या चल रहा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप मम्मी को घुमा लाइए, और हाँ, उनकी फेवरेट जगह केरला ज़रूर ले जाइएगा उन्हें। रवीना जी ने अपने संदीप को गले लगा लिया। तन्वी भी आज किसी से आंख नहीं मिला पा रही थी। केरला की हंसी वादियों में भूपति जी और रवीना जी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले ये गाना गुनगुना रहे थे। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।